वारिस शाह पंजाबी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के खालिक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर हैं। हीर रांझा की दास्तान कुछ इस तरह है कि हीर ज़िला जंग में आबाद सयाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है। वो इंतहाई खूबसूरत है और इलाके भर में उस जैसी हसीन लड़की नहीं। रांझा जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा का ही बासी है। उसके तीन भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहेता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी बांसुरी बजाता रहता। उसने अपनी जिंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो उसका मुश्किल दौर शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात पर उसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाभीियों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजतन रांझा ने अपना पिंड छोड़ा और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब उसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और वो उस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। कि हीर रांझा के दास्तान कई तरीकों से बयान की गई है। एक रिवायत के मुताबिक इस कहानी का मजमून मियाँ रांझा और इज्जत बीबी उर्फ माई हीर सियाल की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द घूमता है, जो कि हकीकी किरदार थे और उनकी कहानी इन अल्फाज में बयान की गई है। इस कहानी के मुताबिक मियाँ रांझा चार भाइयों में सबसे छोटा है और छोटा होने के नाते वालिद का चहेता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते थे जो शादीशुदा थे, जबकि मियाँ रांझा फिक्रे मौज से बेगाना सैरो सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन था। मियाँ रांझा बचपन से नाज़ो नौम में पला था, जिसने दुख नहीं देखे थे। वालिद की वफ़ात के बाद मियाँ रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू हुआ जब भाई वालिद के तरके में से ज़मीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है तो मियाँ रांझा अपनी कुल कायनात, तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ते हैं और फिरते फिराते हीर सियाल के गांव जा पहुंचते हैं। इज्जत बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसके हुस्न के चर्चे जुबान ज़द-ए-आम हैं। मियाँ रांझा घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही सौ दिलो जान से फरिफ्ता हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवारिद अजनबी मियाँ रांझे की बांसुरी सुनती है, उसकी दिलदादा हो जाती है, अपने वालिद को कायल करती है और मियाँ रांझे को मवेशी चराने का काम सौंप देती है। अब मियाँ रांझा मवेशी चराने और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाले मधुर सुरों ने बिलाखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियाँ रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इजहार के बाद इजहार मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिलाखिर एक दिन हीर का चचा कैदू हीर रांझा को इंदुल मुलाकात देख लेता है। कैदू एक हासिद और मुंहफट इंसान है जिन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक कर देता है। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिदैन ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मियाँ रांझा अपनी हीर के ब्याह जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। इसी सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबी और फिर जंगल बेवा में सरगर्दा फिरने लगा। इसी दौरान मियाँ रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कन फटा का बानी था। गोरखनाथ की तबलीग से मियाँ रांझा ने गेरवा लिबास जेबतन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए, दुनिया को खैर बात का और साधु संत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फिराता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डालकर बैठ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हीर ने भी अपने रांझे को पहचान लिया। रांझा चोरी छुपे हीर का दीदार किया करता। हीर अपनी सहेली और नंद सहती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती है जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सहती कहती है कि सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बुलवाना होगा। साधु और कोई नहीं, रांझा होता है। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने की बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तदाई तौर पर हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियाँ रांझा से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासिद कैदू ने
ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। रांझे तक ये खबर पहुंची तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा की तरफ भागा। हीर को मुर्दा देखा और दिल बर्दाश्ता होकर खुद भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। और यूं इस रोमानवी दास्तान के दो लाजवाल किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हीर रांझा पर हिंदू पाक में बनने वाली फिल्मों और ड्रामों की कहानी कुछ तहरीफ व तब्दील के साथ इसी किस्से के गिर्द घूमती है। हीर रांझा पर माजी में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वारिस शाह की हीर वारिस शाह ने इस कहानी को दवाम बख्शा। एक मफरूज़ा ये भी है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, बल्कि ये किस्सा वारिस शाह ने लोगों को इश्क मजाजी के ज़रिए इश्क हकीकी से आगाही के लिए खुद से घड़ा। नाज़रीन, अक्सर लोग कहते हैं और सच भी यही है कि हीर बुनियादी तौर पर बहुत से शौरा ने ना सिर्फ लिखी बल्कि इसे बरसगीर की मुख्तलिफ ज़बानों में नकल भी किया गया। जिस तरह अनारकली ड्रामा उर्दू अदब के बहुत से ड्रामा निगारों ने लिखा, मगर जो शोहरत इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे को हासिल हुई वो और किसी ड्रामे को ना मिल सकी। यहाँ तक कि अब इसी कहानी को सच माना जाता है। हालांकि अनारकली नामी कोई भी किरदार मुगलिया तारीख में कभी आया ही नहीं। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों ने हीर और रांझे के किस्से को भी अपनी अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया, लेकिन वारिस शाह के 1180 हिजरी में लिखे हुए हीर रांझा के किस्से को पंजाब में जो मकबूलियत हासिल हुई वो किसी और किताब को नहीं मिली। यह किस्सा वारिस शाह ने मलका हांस की 3 सब्ज़ मीनारों वाली मस्जिद के हुजरे में लिखा था। कहते इस खित्ते में कुरान मजीद के बाद कोई और किताब इतनी नहीं छपी। उस किस्से को कई और शोरा ने भी मंजूम किया। रिवायत बताते हैं कि वारिस शाह से बहुत पहले झंग सियाल के एक दुकानदार दमोदर दास अरोड़ा और सईद सईदी ने भी ये किया था। दोनों का कहना था कि हीर रांझे का मामला उनके सामने की बात है। फारसी में कोलाबी ने किस्सा मंजूम किया, हिंदी में भी लिखा गया, पंजाबी में हीर रांझा के कई दर्जन किस्से लिखे गए, लेकिन जो मकबूलियत हीर वारिस शाह को मिली वो किसी को नसीब नहीं हुई। राम बाबू सक्सेना ने अपनी मशहूर किताब तारीख़ अदब उर्दू में लिखा था, अफसोस उर्दू ज़ुबान में कोई वारिस शाह पैदा नहीं हुआ। आइए अब बात करते हैं वारिस शाह की इब्तदाई ज़िंदगी की। वारिस शाह पंजाब की धरती के एक तारीखी कस्बे जंडियाला शेर खान में पैदा हुए, जो कि शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उनकी विलादत की तारीख 5 रबीउस्सानी 1130 हिजरी ब मुताबिक 1718 बताई जाती है। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। अभी कमसिन ही थे कि इल्म हासिल करने की गर्ज से कसूर की जानिब रवाना हुए और हज़रत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, जो कि उस वक्त कसूर में ही तशरीफ़ फरमा थे, की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा उनसे तालीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। तारीखी रिवायत से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो इनायत शाह कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के ख़ानदान में बैत की। जब हीर रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ तो उन्होंने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सरंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मुरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारिसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मूंज की रस्सी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा था जो उस किताब की कदर मंजिलत को जाहिर करता है। बाज़ रिवायत बताते हैं कि ज़ाहिरी अरूम के हसूल के बाद बातनी फैज़ के लिए वारिस शाह ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमुल्लाह के दरबार पर हाज़िरी दी, जहाँ से फारिग होकर ठट्ठा जाहिद गाँव आ गए और एक पुरानी सी मस्जिद में बैठकर इबादत के साथ वाज़ो नसीहत का सिलसिला भी शुरू किया। यहीं उनकी दोस्ती एक लोहार से हुई। अलबत्ता इस रिवायत पर मुहक्किकीन की मुतज़ाद आरा मौजूद हैं। बाज़ लोग उसको एक सूफ़ी के किरदार को मशकूक बनाने की साजिश करार देते हैं, तो बाज़ इसे इश्क की ही करामत कहते हैं कि इश्क ही था जिसने हीर की तख्लीक को शाहकार बना दिया। और इसीलिए आज लोग रांझे की हीर नहीं बल्कि वारिस शाह की हीर कहते हैं। जैसा कि वारिस शाह लिखते हैं, माशूक दे बाकियाँ शोख नैना वारिस शाह जैसे मजजूब कीते। बहरहाल रिवायत है कि उन्हें
भाग भरी नाम की औरत से मोहब्बत हो गई थी। यही मोहब्बत ही दरअसल हीर की तख्लीक का बाइस बनी। जबकि किस्सा हीर में भाग भरी का नाम सिर्फ 5-6 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये वारिस शाह का कमाल फ़न है कि कहीं भी ये गुमान नहीं होता कि शाह जी उसी के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। नाज़रीन, सैयद वारिस शाह दर हकीकत एक दरवेश सूफ़ी शायर हैं। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पंजाबी ज़ुबान को आप ही ने अरूज बख्शा है। पंजाबी की तदवीन व तरवीज में वारिस शाह ने नुमाया किरदार अदा किया है। नाज़रीन, तारीख इस बात को तस्लीम करती कि वारिस शाह ने देश पंजाब के लोगों के दिल अपनी शायरी के ज़रिए मोह लिए थे, क्योंकि वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान में जो मकाम मर्तबा हासिल है वो किसी और शायर को नहीं। उनके लाजवाल और लाजवाब कलाम को रहती दुनिया तक न सिर्फ कदर की निगाह से देखा जाएगा, बल्कि उनसे भरपूर रहनुमाई भी हासिल की जाती रहेगी। उनका तख्लीक करदा असनाफ सुखन एक तरफ गरां कदर अदबी सरमाया है, तो दूसरी तरफ माँ बोली पंजाबी के फ़रोग़ व दवाम और हकीकी रूह उजागर करने का भी ज़रिया है। याद रखें, पीर सैयद वारिस शाह की निस्बत से ही पंजाबी ज़ुबान को हीर जैसी अजीम तख्लीक मिली। वारिस शाह ने जहाँ हीर रांझे की प्रेम कहानी को ज़िंदगी के हर शोबे में मकालमाती अंदाज में आगे बढ़ाया, वहाँ इस हसास शायर ने 1766 में सुलगते हालात को भी तहरीर किया, जब मुआशी और माशरती नाहमवारियाँ मुआशरे का हिस्सा थीं। हिर्स हवस, इस्तेसाल इक़्तिदार की जंग, आपाधापी और बेरारवी आम थी। नाज़रीन, याद रहे कि वारिस शाह सिर्फ शायरी नहीं, एक दर्द दिल रखने वाले इंसान भी थे। जभी तो उनकी तहरीर में जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हर जगह जिक्र मिलता है। आपका कलाम सरापा इंतखाब है। अगर हीर को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें तो अंदाज़ो बयां की ताजगी एक नज़र में आपको मशहूर कर लेगी। सैयद वारिस शाह अजीम शायर हैं। इनके कलाम में पंजाबी ज़ुबान पूरी आबोताब, वुसअत, लचक और रनाई के साथ जलवागर हुई। आपके यहाँ अल्फाज व तराकीब का एक लाजवाल ज़ख़ीरा है, जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की और संस्कृत के अल्फाज मौजूद हैं। सैयद वारिस शाह ने हीर के अलावा महराजनामा, अश्तरनामा, नसीहतनामा, चौपेरीनामा, दोहड़े और माहिए भी लिखे हैं, मगर आपने पंजाबी अदब का वो कारनामा सरअंजाम दिया जिससे आपने हमेशा के लिए हीर की कहानी को एक लाफानी हकीकत बना दिया। सैयद वारिस शाह हीर में न सिर्फ उस दौर के सियासी हालात व वाक़यात की अक्कासी करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने दौर के माशरती और समाजी ज़िंदगी की तस्वीर भी खींची। और वारिस शाह ने ठेठ पंजाबी के सैकड़ों अल्फाज व मुहावरे हमारे लिए महफूज कर लिए। इश्क हकीकी के बारे में पीर सैयद वारिस शाह फरमाते हैं कि ये वो जज्बा है जो खालिक और मखलूक को एक करता है। इसी सिलसिले में पीर सैयद वारिस शाह अपनी तसनीफ में अपने हमदिया कलाम में यूँ लिखते हैं, अव्वल हमद खुदायदा विर्द कीजिए, कीता इश्क सो जगदा मोल मियाँ, पहले आप ही रब ने इश्क कीता, माशूक़े नबी रसूल मियाँ। इश्क पीर फ़कीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियाँ, खुले तन्हांदे बा कलूब अंदर, जिना कीता इश्क कबूल मियाँ। इश्क का राग और उसकी तशरीह लोगों के जहनों और दिलों में इनकलाब पैदा कर देती है। पीर सैयद वारिस शाह का शुमार भी ऐसी इनकलाबी अदबी शख्सियात में होता है। रिवायत बताते हैं कि वारिस शाह बचपन से ही बहुत मेहनती और ज़हीन थे। सने बलूगत को पहुँचे तो दुनियावी और अखलाकी फैज़ हासिल करने के लिए कसूर का रुख किया। वारिस शाह ने हीर के किरदार में औरतों और रांझा के किरदार में मर्दों के जज्बात की अक्कासी की, और रूह और कल्ब के जिक्र को वारिस शाह ने अल्फाज के जेवरात से आरास्ता करके लोगों के सामने पेश किया। याद रखें, वारिस शाह का कलाम मुआशरती मसाइल की अक्कासी करता है, जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल की तस्वीर खींची गई है। आपका कलाम बताता है कि अहद वारिस में हिंदुस्तान में हर तरफ अफरा तफरी की फ़िज़ा कायम थी, और उस वक्त पंजाब की हालत भी नागुफ्ता थी। मुग़लों की सल्तनत मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थी। पंजाब में सिखों की लूट मार की वजह से हालात ख़राब हुए, तो भी वारिस शाह का कलम खामोश नहीं रहा। 1762 में सिखों को पठानों के हाथों लुधियाना में शिकस्त हुई और तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा, जबकि 1763 में सरहिंद के मकाम पर सिखों ने पठानों से अपनी शिकस्त का बदला ले लिया और खून खराबे की एक नई तारीख लिखी। याद रखें, वारिस शाह पंजाबी ज़ुबान के सच्चे मोती और वारिस हैं।
آپ کی تصنیف پنجابی ادب کا ایک اجلا، انوکھا اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا بلند شاہکار ہے، جس میں افسانہ اور شاعری نہیں بلکہ ڈرامہ بھی ہے۔ وارث شاہ نے اپنی تصانیف میں لوگوں کو پیار، مساوات اور بھائی چارے کا درس دینے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے حقیقی مقصد کی تکمیل اور اس کی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عظیم صوفی شاعر سید وارث شاہ کو دنیائے فانی سے وصال کے بعد جنڈیالہ شیر خان ہی میں دفن کیا گیا، جہاں آج ایک وسیع و عریض رقبے پر ان کا مزار موجود ہے۔ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو مختلف شاعروں نے لکھ کر ہیر وارث شاہ میں شامل کیے، کیونکہ ہیر وارث شاہ سے پہلے جتنی بھی پہلے ہیر لکھی گئی تھی یا جتنی بھی اس کے بعد لوگوں نے لکھی، وہ سب وارث شاہ کی ہیر کے نیچے دب کر رہ گئیں، اور دوسرے شاعروں کے مشہور اشعار کو بھی ہیر وارث شاہ میں ہی شامل کر دیا گیا۔ یہ اشعار شعراء کرام کی طرف سے ہیر وارث شاہ میں شامل نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اصل اور بڑی ہیر دکھانے کے چکر میں مختلف ناشروں نے ایسا کیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہیر وارث شاہ کوئی عام کتاب ہے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ بلا شبہ برصغیر کی بہت سی زبانوں میں ہیر رانجھا کے قصے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، مگر جو عزت وارث شاہ کے حصے میں ہے وہ کسی دوسرے کو نہ مل سکی۔ وارث شاہ نے بھی ایک شعر پر کمال محنت کی۔ عورت کے حسن کو شاید ہی دنیا بھر میں ایسی خوبصورتی سے کسی نے بیان کیا ہو جیسے وارث شاہ نے کیا۔ وارث شاہ کہتا ہے کہ ہیر دی کرے تعریف شاعر، متھے چمکدا حسن مہتاب دا جی، نین نرگسی مرگ مملڑے بھواں وانگ کمان لاہور دسن، ہوٹ سرخ یاقوت جی میں لال چمکن، دند چمبے دی لڑی کے ہنس موتی، لکھی چین کشمیر جٹی، قد سرو بہشت گلزار وچوں، گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں، شاہ پری دی بہن پنج پھول رانی، سیاں نال لشکدی مان متی جویں ہرنیاں تروٹھیاں، پتلی پیکنے دی نقش روم والے، وارث شاہ جان نینا دا داؤ لگے، بچے نہ جوئے دی ہار وچوں۔ ہیر وارث شاہ کتنی بڑی کتاب ہے، اس کا ثبوت ادھم سنگھ سے بڑھ کر اور کسی کے پاس نہیں۔ ادھم سنگھ نے جب برطانیہ میں جنرل ڈائر کو قتل کیا تو ظاہری بات ہے اسے پکڑے ہی جانا تھا۔ جج نے جب اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام ادھم سنگھ کی بجائے رام محمد سنگھ آزاد بتایا، کیونکہ وہ آزادی کا سپاہی تھا اور آزادی کو کسی ایک مذہب سے منسوب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عدالت میں جب اس سے پوچھا گیا کہ کسی مذہب کے کتاب پر حلف لے گا تو اس نے ہیر وارث شاہ پر حلف لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھم سنگھ جو جلیانوالہ باغ کے واقعے کو کبھی نہ بھولا، جب پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل مائیکل اوڈائر کے حکم پر مظاہرین کو سیدھی گولیوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ادھم سنگھ نے برطانیہ جا کر 13 مارچ 1940 کو جنرل اوڈائر کو قتل کر کے جلیانوالہ باغ کے واقعے کا بدلہ لیا تھا۔